गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है अपन अध्याय नंबर 11 डिस्कस कर रहे थे और इस चैप्टर में एल्कोहल फिनॉल ख़त्म कर दिया था, ईथर चल रहा था। लास्ट वाले लेक्चर में अपन ने प्रिपरेशन ऑफ ईथर देखा था। प्रिपरेशन ऑफ ईथर के बाद में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी, भौतिक गुण देखे थे, जिसमें क्वथनांक और विलेयता देखा था। उसके बाद में देखी थी रासायनिक अभिक्रियाएँ। ठीक है, क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएँ। पूरा ही लिख देते हैं। ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएं। अगर ईथर की रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें तो इसमें एक तो कहा था कि बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं, और बेंजीन वलय की याद रखना, इस लाइन को रख लेना। बेंजीन वलय की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। मतलब ये कह सकते हैं कि हम पढ़े थे इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। हम क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बताने के लिए मैंने आपको बेंजीन वाले पर OR जोड़कर उसमें अनुनाद बताया था, और ये कहा था कि भैया ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा हो गया है। तो OR जो होता है, एल्कोक्सी समूह जो होता है, मिथॉक्सी समूह जो होता है, वो ऑर्थो पैरा निर्देशीय होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तो ऑर्थो पैरा पर आएगा। ठीक है, तो ऑर्थो पैरा पर आएगा तो यहाँ कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं? तो पहला एक हैलोजनीकरण होता है। हैलोजनीकरण मेरे पास क्या है? देखो, ये मेरे पास OR है, OCH3 भी हो सकता है। यहाँ ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं और लुईस एसिड ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, जो Br आएगा, ठीक है कि नहीं, जो Br आएगा वो कहाँ आएगा, है ना, AlCl3 ले सकते हैं। तो जो Br आएगा वो एक तो ऑर्थो पर आएगा Br+, दूसरा कहाँ आ सकता है? पैरा पर आ सकता है। क्यों आएगा? क्योंकि लास्ट वाले लेक्चर में ये कहा था कि भैया ये वाला जो समूह है वो ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इससे नहीं Br+ बन जाता है। बात में आ गई? यहाँ NCERT में नहीं दे रखा है, तो अगर ऐसा कहीं आता है तो आप लोगों को ये भी यही बनाना है। ठीक है, यस, ये बन गया। तो इस तरीके से ये हैलोजनीकरण हो गया है, नहीं ब्रोमीनीकरण हो गया। क्लियर? यस। आगे चलो, दूसरी रिएक्शन नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण के लिए आप नाइट्रिक मिश्रण ले सकते हैं। HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेट H2SO4 या HNO3 लिया है तो यहाँ वही वाली कहानी, क्या सिंपल रिएक्शन है। ये OR यहाँ ले रखा आपने क्या, HNO3, और HNO3 अगर लिया है तो यहाँ NO2+ का निर्माण होगा, और NO2+ इलेक्ट्रॉन इसमें है, वो इसके कहाँ आएगा? ऑर्थो पैरा पर। क्यों आएगा? क्योंकि ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलते हैं। OR NO2+, ये OR और यहाँ NO2। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन स्नेह का जो अटैक होता है वो ऑर्थो पैरा पर होता है। ऐसे और देख लीजिए रिएक्शन, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण। फ्रिडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण। अगर फ्रिडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण की बात करें तो देखो भाई, या OCH3 भी हो सकता है, OR भी हो सकता है। यहाँ RCl होगा, साथ में दे रखा होगा निर्जल AlCl3, ये इसको लेकर चला जाएगा, R+ इलेक्ट्रॉन इसमें बनेगा। ऐसा मैंने आपको अध्याय नंबर 10 में
सिखा दिया था इलेक्ट्रॉन स्नेह कैसे बनता है। AlCl3 जो है बताया था वहाँ, AlCl3 जो है वो RCl से क्या करेगा, Cl माइनस को ले जाएगा, R प्लस इलेक्ट्रॉन स्नेह बन गया और ये AlCl4 माइनस चला गया। ये इलेक्ट्रॉन स्नेह है, ये कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पैरा पर। तो OCH3 है, एक R आ गया ऑर्थो पर, तो कुछ मॉलिक्यूल में आ जाएगा पैरा पर प्लस, है ना। यहाँ देखिए OCH3, तो यहाँ पर आ जाएगा OR। तो कुल मिला के ऑर्थो, सॉरी R, तो कुल मिला के ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन स्नेह का अटैक हो जाता है। बात समझ में आ रही है? यस। ऐसे देखिए आप फ्रिडल-क्राफ्ट एसिलीकरण, अगर फ्रिडल-क्राफ्ट एसिलीकरण की बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें असहाय समूह आएगा। ये मेरे पास कौन है, OCH3। ये सिंपल रिएक्शन है, इनमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। ये RCOCl, ऐसी रिएक्शन मैंने आपको अध्याय नंबर 10 में बताई थी। यहाँ पर ले लिया निर्जल AlCl3, यस, Cl माइनस को हटाएगा और यहाँ OCH3 है, एक तो पैरा पर आ सकता है क्या, COR इलेक्ट्रॉन स्नेह, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन स्नेह क्या बनता है, C डबल बॉन्ड O प्लस बनता है। साथ में एक प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बेंजीन वाले पर, यह आ गया OCH3 था ही, और ऑर्थो पर आ जाएगा CO और ये R आ रहे, समझ गए। तो ये दोनों प्रोडक्ट बन जाएंगे, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला, ये प्रोडक्ट बन जाएंगे। ये दोनों मिलकर किसका निर्माण कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेह का। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेह बनने के लिए इसको लेकर चला जाता है, RCO प्लस बन जाता है इलेक्ट्रॉन स्नेह। तो इस तरीके से ये जो है एरोमेटिक ईथर में इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया थी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। समझ गए मेरी बात को? तो ये हो गया। इसके बाद में अपन सेकंड रिएक्शन देखेंगे HX के साथ अभिक्रिया, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ठीक है। दूसरी क्या देखेंगे, HX के साथ अभिक्रिया, यस। HX जो है वो यहाँ भैया कंपटीशन बहुत बार क्वेश्चन दे चुका है। यस, सेकंड रिएक्शन ईथर की HX के साथ अभिक्रिया, यस। सबसे पहली कहानी कि HX क्या है, HX है HF, HCl, HBr, HI, ये HX है यहाँ। और HX की क्रियाशीलता इस क्रम में होगी, यहां क्रियाशीलता, समझ गए। ये क्या, ये है HX की क्रियाशीलता किसके साथ, ईथर के साथ, यस। मैं कहीं यहां HX लिखूंगा मतलब इनमें से कोई होगा, और इनमें से भी मेनली अपने एग्जाम में ये पूछा जाता है इसके साथ, ठीक है, यस। अब HX के साथ ईथर की रिएक्शन कैसे होती है, तो देखो ROR, दोनों एक जैसे ही हैं। मैंने RR लिख दिया, दोनों एक जैसे हैं, मतलब एक ही हैं, लेकिन यहां R डैश कर दिया, अब ये दोनों अलग अलग हो गए। और इसकी जब मैं रिएक्शन करवाता हूं किसके साथ, HX और एक तुल्यांक
यस, ये खास बात है। एक तुल्यांक का मतलब है कि इसके एक अणु के साथ इसका एक अणु ही अभिक्रिया करेगा। वन इक्विवेलेंट, एक तुल्यांक को वन इक्यू भी लिख दिया जाता है ऐसे, वन इक्विवेलेंट, तो समझ जाना ये दोनों एक ही है। समझ गए? एग्जाम में वन इक्यू लिखा है, इक्विवेलेंट लिखा है तो भी वही है, और वन तुल्यांक लिखा है तो भी वही है। ये है ना, कैसे भी लिखा हो दोनों का मतलब एक ही है। तो बच्चों यहां अगर बात करें एक तुल्यांक के साथ इसकी अभिक्रिया, तो प्रॉब्लम अब ये आती है कि ये जो बंध हैं, सुन लेना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट में जेईई में क्वेश्चन आता है, बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है। मैं एक बार यह समझाने वाला हूं, दोबारा समझने के लिए आपको लेक्चर को पीछे ले जाकर फिर देखना पड़ेगा। ठीक, यस। दो केस है, ये बंध यहां से भी टूट सकता है, तो ये बंध यहां से भी टूट सकता है। अगर ये बंध यहां से टूटता है, देखना आर डैश की तरफ से टूटता है, तो ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युतीयता ज्यादा है, ये माइनस वाला है, माइनस वाले पर आएगा प्लस वाला यानी H आएगा, और ये है प्लस वाला, इस पर आएगा माइनस वाला, यानी ये बन जाएगा R डैश X प्लस, ये माइनस वाला पार्ट था, माइनस वाले पर H प्लस आएगा, तो ये बन जाएगा ROH। ये बन गया। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि ये बंध यहीं से टूटे, ये कोई जरूरी नहीं, ये बंध यहां से भी टूट सकता है। जब ये बंध यहां से टूटेगा, जरूरी नहीं कि यहीं से तोड़े, यहीं से टूट सकता है। जब ये बंध यहां से टूटेगा तो माइनस वाले पर आएगा प्लस, तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, R डैश OH प्लस, इस R पर आएगा प्लस वाले पर आएगा X माइनस यानी RX। यस। अब देखो ये दोनों प्रोडक्ट और ये दोनों प्रोडक्ट एक जैसे नहीं हैं, ये अलग अलग है भैया। तो जो एक ही HX आएगा वो इस बंध को यहां से तोड़ेगा कि यहां से तोड़ेगा, ये इन दोनों पर डिपेंड करता है कि ये कौन है। इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये कौन है। ठीक है, यदि R या R डैश, समझिए समझिए, R और R डैश कौन है इस बात पर डिपेंड करेगा, ये ध्यान रखना आप। और कैसे डिपेंड करता है, देखिए आप, यदि R या R डैश, R या R डैश 3 डिग्री कार्बन या इससे अधिक स्थायी, लंबा लेकर चलेंगे वहां तक, ठीक है, क्योंकि यहां पर अपने को रिएक्शन भी बनानी है। यदि R या R डैश 3 डिग्री कार्बन या इससे अधिक स्थायी कार्ब धनायन बनाने वाला समूह है तो अभिक्रिया SN1 होगी तथा उधर से ही बंध टूटेगा। यदि R या R डैश में कोई सा भी एक, सुन लेना, या तो R या R डैश में, R या R डैश में कोई सा भी एक 3 डिग्री कार्बन हो या इससे अधिक स्थायी कार्ब धनायन बनाने वाला समूह हो तो अभिक्रिया SN1 होगी। और SN1 अभिक्रिया की खास बात क्या थी, कार्ब धनायन बनता है, तो अभिक्रिया SN1 होगी तथा उधर से ही बंध टूटेगा। ये की पॉइंट है, ये की पॉइंट है, ये कहीं आपको नहीं, ये मतलब ये याद रखने वाला बंध है, याद रखने वाली बात है कि बंध उधर से टूटेगा जिधर से 3 डिग्री कार्बन है या उससे अधिक स्थायी बनाने वाला है। अन्यथा, या दूसरी बात कह सकता हूं, R
या आर डैश या दोनों 1 डिग्री या 2 डिग्री या कम स्थायी कार धनायन बनाने वाले हों तो SN2 अभिक्रिया होती है तथा बंध छोटे वाले समूह की तरफ से टूटता है। ये बातें अभी तक आपके कम समझ में आई है, ऐसा मैं मानता हूं। और इसको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण लेता हूं। क्या लेता हूं? उदाहरण। ठीक है, अभी और रिवाइज कर देंगे, घबराओ मत। उदाहरण ये है CH3OCH3 और यहां दिया हुआ है HI एक इक्विवेलेंट, एक तुल्यांक। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो ये लाइन काम आएगी। कैसे आएगी देखो, यदि R या R डैश इन दोनों में से कोई 3 डिग्री कार्बन, अच्छा देखो 3 डिग्री कार्बन या इससे अधिक स्थायी कार्बन धनायन बनाने वाला, पहले 3 डिग्री आ गया, ज्यादा वाला क्यों देखूंगा, बनाने वाला समूह है तो अभिक्रिया SN1 होगी और SN1 में कार्बोकेटन बनता है तो अभिक्रिया SN1 होगी तथा उधर से ही बंध टूटेगा, इधर से टूटेगा भाई, इधर से टूटेगा तो इस रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या हो गए? CH3I, क्योंकि यहां प्लस होगा या माइनस, प्लस वाले पर आएगा माइनस और माइनस वाले पर आएगा प्लस। सॉरी, ये O और ये H, ये इसके प्रोडक्ट हो गए साहब। अच्छा ऐसा है, हाँ ऐसा ही है। यदि R या R डैश 3 डिग्री कार्बन या इससे अधिक स्थायी कार्बन धनायन बनाने वाला समूह है तो अभिक्रिया SN1 होगी जिसमें मध्यवर्ती कार्बोकेटायन बनेगा तथा उधर से ही बंध टूटेगा, यानी बड़े वाले की तरफ से टूटेगा, बड़े वाले की तरफ से टूट गया। यस, इसकी क्रियाविधि देखते हैं हम लोग। क्रियाविधि देखते हैं। जगह कम पड़ेगी भाई, जगह कम पड़ेगी तो मैं इसको हटा देता हूं यहां से, ठीक है, इसको हटा देता हूं, ये समझाने के लिए था। इन बातों को रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि समझाना भी तो है, समझाना भी है। देखो CH3 इसकी क्रियाविधि ले रहे हैं भाई, CH3OCH3 यह है क्रियाविधि। यस, सबसे पहले देखो आप कि HI अम्ल है, HI क्या है? अम्ल है। H प्लस देगा, यस H प्लस देगा। H प्लस किसके पास जाएगा? लोन पेयर के पास। भेजो जी, भेज दो लोन पेयर के पास। भेज दिया लोन पेयर के पास, प्लस आ गया। अब SN1 होगी, SN1 में कार्बोकेटायन बनेगा,
तो ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब ज्यादा स्थायी कार्बोकेटाइन बन सकता है इसलिए इलेक्ट्रॉन यहां आता है, अधिक स्थायी कार्बोकेटाइन बन सकता है इसलिए इलेक्ट्रॉन यहां आता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहां आता है इसका पॉजिटिव खत्म हो गया तो यहां से कौन हट गया, CH3OH हट गया, ये वाला हट गया, और फिर क्या बन गया, CH3 प्लस बन गया। ये यहां गया तो ये हट गया, यहां पर प्लस आ गया, प्लस आते इस पर कौन आएगा, I माइनस, क्योंकि रिएक्शन HI के साथ हो रही थी, HI का H प्लस आ गया, पहले ऑक्सोनियम बनाया, इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। क्यों ये इसलिए आ सकता है क्योंकि इसके टूटने से भी ये तो स्थायी निकल ही गया, और ये कहता है मैं 3 डिग्री में स्थायी रह सकता हूं, इसलिए बन गया। अब ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये प्रोडक्ट बन गया, रिएक्शन हो गई SN1। और देखो जी, एक तो ये बन गया, दूसरा ये बन गया, और दोनों ये रहे। तो यहां ये समझ में आ गया कि यदि R या R' 3 डिग्री कार्बन या इससे अधिक स्थायी कार्बोनेन बनाने वाला समूह है तो अभिक्रिया SN1 होगी, तथा उधर से ही बंध टूटेगा, इधर से टूटेगा, बड़े वाले की तरफ से, ठीक। 3 डिग्री या उससे अधिक स्थायी होने पर बड़े वाले की तरफ से टूटेगा। चलो जी, क्लियर। अब दूसरे वाली कहानी समझाता हूं कि कब SN2 होगा, अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, इसको हटा के। इन बातों को समझाना था इसलिए इनको हटाया नहीं, ठीक है। उदाहरण देखो, CH3OCH2CH3 और यहां दे रखा है HI, एक तुल्यांक, मतलब एक के साथ एक अटैक करेगा। अच्छा, अब देखो, जब एक तुल्यांक आता है तो R या R' 3 डिग्री कार्बन या इससे अधिक स्थायी, R या R' कोई सा भी 3 डिग्री नहीं है, कोई सा भी उससे अधिक स्थायी नहीं है, ये नहीं जाएगा। R या R' या दोनों 1 डिग्री या 2 डिग्री या उससे कम स्थायी बनाने वाले हो, हाँ, बनाने वाले हों तो SN2 अभिक्रिया होती है तथा बंध छोटे वाले समूह की तरफ से टूटेगा, छोटे वाले बंध छोटे वाले। अब छोटा कौन सा है, ये है, यानी अपने हिसाब से तो इधर से टूट जाएगा, इधर से टूट जाएगा तो ये क्या बन गया, CH3, इधर से टूटेगा तो यहां तो I, और ये बन गया CH3CH2OH। एग्जाम में बहुत अच्छे ऑप्शन बना देता है, एक ऑप्शन में ये दोनों हैं, दूसरे में यहाँ OH और यहाँ I है, तीसरे में दोनों जगह I, चौथे में दोनों जगह OH। यस, तो अपनी समझ में आ गया ना कि इधर से तोड़ना है। यदि R या R' या दोनों 1 डिग्री या 2 डिग्री या कम स्थायी कार्बोनेन बनाने वाले हों तो SN2 अभिक्रिया होती है तथा बंध छोटे समूह की तरफ से टूटता है। यहां से टूट गया। अब इसकी मैं यहां क्रियाविधि बता देता हूं। क्रियाविधि देखो, सबसे पहले कौन आएगा, H प्लस। कौन आएगा बच्चों, H प्लस। H प्लस किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास। क्या बन गया, CH3O और ये आ गया H प्लस, ठीक है। अब होता क्या कि अगर 3 डिग्री होता या उससे ज्यादा स्थायी बनाने वाला होता तो कार्बोकेटाइन बन जाता, लेकिन यहां इनके किसी के भी टूटने से जो कार्बोकेटाइन बनते हैं वो ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए वो टूट नहीं पाता है, ठीक है। और वो टूटता कब है, जब I माइनस अटैक करता है। अब I जो है वो SN2 रिएक्शन करेगा तो जहां बाधा कम होगी वहां अटैक करेगा। बड़ा है बाधा ज्यादा है, छोटा है बाधा कम है, यहां अटैक करेगा। ये कर गया, इलेक्ट्रॉन यहां चला गया और ये क्या बन गया, ये बन गए दोनों CH3 पर I, CH3CH2OH। ये बात अब समझ में आ गई होगी कि R या R' या दोनों 1 डिग्री या 2 डिग्री या कम स्थायी कार्बोनेन बनाने वाले हों
तो SN2 याद नहीं रहे तो आप डायरेक्ट कहना कि छोटे वाली तरफ से तोड़ना है। किसी तरफ से तोड़ना है? छोटे वाली तरफ से। अब समझ में आ गई होगी ये बात। तो ये था ईथर की HX के साथ अभिक्रिया। इसमें मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस और करवाऊंगा। ठीक है बच्चों? यस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था बच्चों, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है और एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, तो अपने को इनका ध्यान रखना होता है। देखो आपको दिया हुआ है CH3 CHO CH2 CH3 और यहाँ दिया हुआ है HI और एक तुल्यांक। देखो क्या बनाओगे, बनाओ। उदाहरण दे रखा है। ठीक है, और यहाँ HI दे रखा है, ना एक तुल्यांक ना दो तुल्यांक। यहाँ भी HI दे रखा है। दूसरा यहाँ दे रखा है CH3 CH2O CH3 और यहाँ दे रखा है HI और आधिक्य। दोनों चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ HI एक तुल्यांक, HI आधिक्य, ऐसे। ठीक है, इनको अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, करें डिस्कस? यस। देखो बच्चों, ये 3 डिग्री नहीं है, ये भी 3 डिग्री नहीं है। दूसरी बात, ये उस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल भी नहीं बनाएंगे। तो दूसरी वाली लाइन काम में आएगी। अगर ऐसा नहीं है तो छोटे वाली की तरफ से तोड़ना है, मतलब यहाँ से तोड़ना है। यहाँ से तोड़ना है तो यहाँ माइनस वाले पर प्लस आएगा, ये आ गया। ठीक है, और इस पर आएगा I। ये इस रिएक्शन के ये प्रोडक्ट होंगे। और ऑप्शन में क्या बना देता है, एक बार यहां I यहां OH, दूसरी बात दोनों जगह I, चौथे ऑप्शन में दोनों जगह OH। यस। यहां देखो, यहां कुछ हटके आएगा, ये लोन पेयर है। जब बेंजीन वलय के पड़ोस में ऑक्सीजन है तो यहां का बंध नहीं टूटेगा। यहां का बंध क्यों नहीं टूटेगा, आप समझो बात को। क्योंकि हमने अनुनाद देखा था और अनुनाद में क्या हुआ था, ये इलेक्ट्रॉन यहां आया था और इलेक्ट्रॉन यहां गया था। अनुनाद में ये इलेक्ट्रॉन यहां आया था और ये वाला यहां आया था। तो यहां पर क्या गया था, आंशिक द्विबंध। आंशिक द्विबंध जो आसानी से नहीं टूटता, जो आसानी से नहीं टूटता। तो HI के साथ जब रिएक्शन होगी ना तो ये बंध तो टूटेगा ही नहीं। तो किधर से तोड़ना पड़ेगा आपको, इधर से तोड़ना पड़ेगा। इधर से तोड़ेंगे तो यहां H आएगा, यहां H आएगा तो ये बन जाएगा फिनॉल, और यहां पर क्या आएगा I। अब होता क्या है कि यहां आंशिक द्विबंध होने के कारण ये HI के साथ फिर आगे रिएक्शन नहीं करता है, तो ये कम मात्रा में दे चाहे ज्यादा मात्रा में दे, आपको यही बनाना है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें वही वाली कहानी है। ऑक्सीजन के पड़ोस में बेंजीन वाला है, अनुनाद में जाएगा, आंशिक द्विबंध आएगा, इधर से नहीं टूटेगा। ये कहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा। HI कम मात्रा में दे चाहे ज्यादा मात्रा में, ये तो टूटेगा ही नहीं, तो इधर तो I आएगा ही नहीं। तो ये क्या बन जाएगा,
OH प्लस, सीधा कर देता हूँ बेंजीन वाले को, CH2I। समझ में आ गई? यस। अब देखो यहां HI एक तुल्यांक और यहां आधिक्य। जब एक तुल्यांक देता है तो इसकी क्रियाविधि भी देख लिए थे कि ना तो ये 3 डिग्री है ना ये 3 डिग्री है, ना उससे ज्यादा स्थायी बन रहे हैं, तो छोटे वाले की तरफ से तोड़ना है, छोटे वाले की तरफ से तोड़ना है, तो ये बन गया CH3 CH2I, सॉरी OH। और यहां पर क्या आ गया? CH3I। क्लियर? लेकिन आधिक्य में दिया हुआ है, जब आधिक्य में दिया हुआ है तो क्या होता है बच्चों कि ये जो एल्कोहल होता है ये आगे फिर वो रिएक्शन कर लेता है और यहां से H छोड़ के फिर यहां भी I आ जाता है। मतलब आधिक्य में होता है तो HI और ये HI, जब आधिक्य में होता है तो यहां से H2 चला जाता है, दोनों तरफ I आ जाता है, यहां भी I और यहां भी I, तो उस कंडीशन में बन जाता है CH3I प्लस CH3 CH2I, ऐसे बन जाता है। सर यहां आधिक्य दिया तो क्या यहां भी I आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां अनुनाद के कारण आंशिक द्विबंध आ जाता है और ये वाला बंध टूट नहीं पाता है। समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अपने पास ये था चैप्टर नंबर 11 एल्कोहल फिनॉल ईथर। एल्कोहल फिनॉल खत्म करने के बाद में हमने इस लेक्चर में ईथर को भी फिनिश कर दिया है। ईथर खत्म हो गया है। आप लोग NCERT पढ़ेंगे, वहाँ कोई लाइन भी आपको प्रॉब्लम करती है आप मेरे से कंसल्ट करेंगे, और जो क्वेश्चंस दे रखे हैं पाठ्य पुस्तक के अंदर है ना, चैप्टर के बीच में दे रखे हैं, वो पाठ्यनीति प्रश्न, उदाहरण और पीछे के अभ्यास के प्रश्न सभी को करेंगे। जो डाउट आए वो आप मेरे से कंसल्ट करेंगे। धन्यवाद।